एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आयुष सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 पार्ट 2। हमने इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे एक वीडियो पहले बना दिया है। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है। अब उसके आगे के टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। तो एक बार पहले हम देख लेते हैं हमने पिछली वीडियो में किन किन चीज़ों को पढ़ा था, और उसके आगे का आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना था, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फिर जाना था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्जेस के बारे में जाना था, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, SI यूनिट कूलम होती है, और क्वांटाइजेशन के बारे में बताया था। इसके बाद हमने जाना था इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आई का फॉर्मूला Q/T, SI यूनिट एम्पियर होती है। उसके बाद हमने जाना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद हमने जाना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दैट्स इट। तो हमने इतनी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इस चैप्टर में। अब इसके आगे की चीज़ों को समझेंगे, और थोड़ा कुछ चीज़ों को अब ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है। एक MCQ के मतलब से आप समझ सकते हो। तो अब शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम क्या जानेंगे। आज हम ये जानेंगे कि सबसे पहले सर्किट क्या होता है, सर्किट के बारे में कि सर्किट क्या होता है। देखो, मैं एक सिंपल सर्किट बनाने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, बस देखते जाना है। जैसे जैसे आप देखते जाओगे ना, सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो मैं सबसे पहले एक सिंपल सर्किट में क्या बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले ये एक सेल बनाया है। सेल सबको पता है, सबने देखा होगा रिमोट में जो डलता है सेल, वो ये एक सेल है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब ये जो सेल है, ये हमें देता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब सेल का अगर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसकी कुछ यूनिट भी होगी। मान लेते हैं ये 9 वोल्ट, हमने बताया था पिछली वीडियो में कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में नापते हैं, SI यूनिट वोल्ट होती है। तो ये जो सेल है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब हमें क्या करना है, इस सेल से एक बल्ब को कनेक्ट करना है और यहां पे लगा देना एक स्विच, ठीक है। तो ये हमने एक बल्ब लगाया है, ये किसका सिंबल है? बल्ब का, ठीक है। और ये हमारा है स्विच, ठीक है। ये सेल है, ये स्विच है, ये बल्ब है, ये तीन चीजें हैं। ये एकदम सिंपल सर्किट है, ठीक है। अब इसमें ये स्विच जो है अभी कैसा है? ओपन, ठीक है। ओपन का मतलब है कि किसी भी सर्किट में करंट तब फ्लो करता है जब बैटरी से या सेल से एक वायर निकला हो, वो बल्ब के एक टर्मिनल से लगा हो, और उसके दूसरे टर्मिनल से बल्ब के एक वायर वापस से आके बैटरी पे दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हो यहां पे। तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, इस सर्किट को क्लोज कर दे रहा हूं। अब ये क्या हो गया? क्लोज्ड, ठीक है। अब क्लोज सर्किट होते ही क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा, आई करंट। और ये बल्ब क्या करेगा? ये बल्ब करेगा ग्लो, बल्ब हमारा ग्लो करेगा। तो ये सिंपल सर्किट समझ में आया, ठीक है। अब इस सर्किट में क्या क्या चीजें हम समझ सकते हैं। देखो, अब मुझे जानना है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हुआ। तो करंट को मेजर करना, और मुझे ये जानना है कि मैंने इस बल्ब को कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया। तो इन दोनों चीजों को मेजर करने के लिए हम दो डिवाइस यूज करेंगे, जिसका नाम है एमोमीटर और वोल्टमीटर। तो करंट को मेजर करते हैं एमोमीटर से, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। एमोमीटर का सिंबल होता है ये, और वोल्ट मीटर का सिंबल होता है ये एमोमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। अब सर्किट में मुझे ये नापना है कि इस बल्ब को कितना करंट मिला। तो उसके लिए मैं इसमें एमोमीटर लगाऊंगा। और एमोमीटर कैसे लगाऊंगा, ध्यान से देखो। एमोमीटर लगाने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पे
हम यहाँ पे एमोमीटर लगाएंगे, ये एमोमीटर लग गया। और एमोमीटर जो लगा है वो लगा है सीरीज में, ठीक है। एमोमीटर का कनेक्शन, एमोमीटर किस में लगता है? सीरीज में। किस में लगता है? सीरीज में। अब सीरीज को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है। देखो, तुम्हें कैसे पहचानना है सीरीज को? तुम्हें अपनी बैटरी को देखना है, और बैटरी जितने वोल्ट की है, ठीक है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को बोल दो वो उतने वोल्ट पे है, और नेगेटिव को बोल दो वो 0 पे है, ठीक है। अब पॉजिटिव से चलो 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 चले 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 चले, तो यहाँ पे बल्ब आया, ठीक है। अब बल्ब को 9 वोल्टेज मिल रहा होगा, ठीक है। अब बल्ब का दूसरा टर्मिनल है, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। मतलब जब भी वायर के रास्ते में कोई भी चीज आई, बल्ब आए, कुछ भी आए, उसके पार कूदने के बाद पोटेंशियल वो नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे इधर से देखो, 0 0 0 0 0 0 0, इधर क्या है? 0, ठीक है। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा बल्ब लगा है 9 वोल्ट और एक्स के बीच में, और एमोमीटर लिखा है एक्स और 0 के बीच में, तो ये सेम टर्मिनल से नहीं लगे हुए, तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो हमारा जो एमोमीटर है वो सीरीज में लगा हुआ है। और एमोमीटर का एक चीज और, एमोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, क्या चीज? रेजिस्टेंस। अब मुझे पता है इस बात से तुम फैमिलियर नहीं हो, पता नहीं है रेजिस्टेंस क्या होता है, वो वेरी वेरी लो, बहुत बहुत कम होता है। अब रेजिस्टेंस अभी बस ऐसा समझो, एक इंग्लिश का टर्म है, एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रुकावट डालना। अब किसकी रुकावट डालता है रेजिस्टेंस? करंट के फ्लो की रुकावट डालता है। मतलब अगर तुमने ये जो हमने ये जो लाइनें बनाई हुई हैं, ये लाइनें असल में कनेक्टिंग वायर्स है, कॉपर के वायर हैं, ठीक है, या एल्यूमिनियम के वायर है, ठीक है। अब कोई भी मटेरियल है, ठीक है, अगर तुम उसमें से करंट फ्लो कराना चाह रहे हो, तो वो अगर कंडक्टिंग वायर्स हैं तो वो करंट फ्लो होने देंगे। मगर कुछ वायर ऐसे होते हैं जिनका जो मतलब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो करंट को फ्लो नहीं होने देंगे, कि जैसे प्लास्टिक है, मैं प्लास्टिक का तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि करंट को फ्लो होने दे रहा है। अब जब करंट को फ्लो होने दे रहे हैं, क्या ये 100% मतलब 100% क्या, जितना अपनी इनकी क्षमता है उतना करंट को फ्लो होने दे रहे हैं, बट कुछ ना कुछ करंट के फ्लो में रुकावट डाल रहे हैं, अपोज कर रहे हैं उसका, करंट के फ्लो का। अब उस करंट के फ्लो का जो अपोज करती है प्रॉपर्टी, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस इस एमोमीटर का बहुत बहुत कम होता है। ये इसलिए, मान लो इस बल्ब से इस एमोमीटर के बिना भी करंट जा रहा था, अब ये एमोमीटर लग गया, ठीक है। अब वो एमोमीटर का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा? करंट को कम कर देगा, तो बल्ब में भी करंट फ्लो कम हो जाएगा। बैटरी में जितना करंट निकलता है उतना ही करंट एंटर करता है, ठीक है। अगर आई करंट यहां से निकला है तो ऐसे घूम के आई करंट वापस से बैटरी में जाएगा। और अगर एमोमीटर यहां पे लग गया, इसका रेजिस्टेंस हाई है, तो सर्किट से ओवरऑल जो करंट है वो कम निकलेगा, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हाई हुआ तो। अब इसका रेजिस्टेंस क्या करना है? हमें कम से कम करना है, जिससे करंट में कुछ फर्क न डाले, इसके आने से करंट कम ना हो, ठीक है। और दूसरा, ये सीरीज में इसलिए लगा क्योंकि इसको क्या करना है? इसको मेजर करना है। मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो सर्किट से करंट निकला है वही सर्किट में वापस जाएगा, तो किस रास्ते से निकला है? इस रास्ते से, और ऐसे बल्ब में हो के वापस से इसी रास्ते जाएगा, तो ये इस सीरीज में लग गया। समझ वाली बात। अब हमारे वोल्ट मीटर पे, कि वोल्ट मीटर कैसे लगेगा इस सर्किट में। देखो, इस सर्किट में वोल्ट मीटर लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक दूसरा कलर ले लेते हैं। इस सर्किट में वोल्ट मीटर लगाने के लिए मैं सबसे पहले इनको सोचो, ये अभी मिटा देते हैं। देखो, इस सर्किट में वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट होगा, इस तरीके से। अब ये कैसे कनेक्ट किया है? ये मैंने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया पैरेलल में। वोल्ट मीटर यानी पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए कैसा कनेक्शन होता है? पैरेलल। अब पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर तुम देखोगे, जो बैटरी है वो भी 9 वोल्ट और एक्स के बीच में लगी हुई है, सॉरी, बल्ब जो है हमारा 9 वोल्ट और एक्स के बीच में लगा हुआ है, और वोल्ट मीटर भी 9 वोल्ट और एक्स के बीच में लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल का अंतर है, जो बल्ब को मिल रहा है, वो इस वोल्ट को मीटर को मिल रहा है, तो ये सेम वोल्टेज नाप के देगा, सेम वोल्ट नाप के देगा तुम्हें जितना बल्ब को मिल रहा है। पहली चीज पैरेलल होता है। दूसरा, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है
वो बहुत बहुत हाई होता है, वेरी वेरी हाई, ये ज़्यादा होता है। अब ये ज़्यादा क्यों होता है? इसलिए कि हमें वोल्ट मीटर में करंट फ्लो नहीं कराना, हमें सर्किट में करंट फ्लो कराना है। और सर्किट में करंट फ्लो होगा तभी जब इधर करंट ना जाए, तो करंट का वेस्टेज नहीं होगा। इसलिए इसका रेजिस्टेंस अगर हाई कर देंगे तो करंट इस तरफ जा ही नहीं पाएगा, करंट सीधा इस तरफ जाएगा। तो इसलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। तो सर्किट में हमने कई सारी चीजें सीखी, ठीक है। एक हमने ये जाना कि सर्किट में सेल क्या होता है, बल्ब क्या है, एमीमीटर क्या है, स्विच क्या है, वोल्ट मीटर कैसे काम करता है। तो सर्किट में और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो आती जाएंगे मैं बताता चला जाऊंगा। अब उससे पहले हम एक और चीज को बहुत ध्यान से आज समझेंगे कि करंट आखिर कैसे फ्लो होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करंट को फ्लो कर पाता है, कि करंट वायर में फ्लो आखिर कैसे हो रहा है। सर्किट तो अब तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन करंट बैटरी के लगाने से फ्लो कैसे हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ने कैसे करंट को फ्लो करा दिया, तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, हाउ करंट फ्लो इन ए सर्किट। सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है, या कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो सर्किट में करंट फ्लो कराती हैं, तो उसके बारे में आप ध्यान से समझाते हैं। मतलब इस टॉपिक को, ये थोड़ा सा ना एक कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक सर्किट बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने एक सिंपल, ठीक है, क्या ली, बैटरी ली। ये अभी हमने सेल का सिंबल समझा था, ये बैटरी का सिंबल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। ये एक बैटरी है। क्या है? एक बैटरी। बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दो या दो से अधिक सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। अब इस बैटरी से कनेक्टिंग वायर लिया, अभी वायर ही लेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए। और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, ठीक है। अभी कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट है, ठीक है। अब ओपन सर्किट में करंट तो फ्लो करेगा नहीं, है ना। अब इस वायर को, जो हमारे कनेक्टिंग वायर है, इनको थोड़ा जूम करके देखते हैं, इनके अंदर आखिर हो क्या रहा है, किसकी वजह से ये करंट फ्लो करा रहे हैं। तो इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं और इस वायर को हम कर देते हैं जूम। अब ये मैंने क्या करा, वायर को जूम कर दिया, जूम इन, और वो भी 20x पे, उससे भी बहुत ज़्यादा, सॉरी 20kx पे। इसको बहुत ज़्यादा जूम कर दिया क्योंकि हम इसके एटम को देखने वाले, अंदर एटम में क्या हो रहा है इसके। तो सपोज करो ये वायर किससे मिलकर बना होगा, कुछ एटम से मिलकर बना होगा, और ये उनका न्यूक्लियस है, और उनके बाहर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये हमेशा मूव कर सकते हैं, मोशन में होते हैं। अब ये अभी मोशन में क्यों होते हैं, पहले तो इसको समझो। देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अभी ऐसा समझो, इस वायर को हम ये न्यूक्लियस को गायब कर देते हैं, बस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको समझते हैं, जिनकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ही है करंट फ्लो कराने का रीजन, किसके अंदर? वायर के अंदर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमेशा मोशन में होते हैं, ये मोशन में होते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से। अब वो कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। अब ये थर्मल एनर्जी ये कहाँ से लेते हैं? एटमोस्फेयर में से ले लेते हैं। भाई अब जैसे गर्मी हो रही है तो तुम्हारे अंदर भी तो एनर्जी आ जा रही है, हीट एनर्जी। तो ये ऐसे रूम टेम्परेचर पे ये कहीं भी कोई वायर रखा हो, इनके अंदर भी ये एटमोस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन, ठीक है। अब जिगजैग मोशन करते हैं, मान लो ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर आया, ये उधर गया, ये इधर गया, ये उधर गया। तो कोई मोशन का एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। जब मोशन का एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता तो इनके ऊपर चार्ज है, वो भी एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में।
तो ओवरऑल किसी सरफेस एरिया से जो नेट चार्ज का फ्लो है, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट में कि अगर कोई वायर है उसमें ये एरिया है तो यहां से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है प्रति सेकंड, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये इसको काट देता है, मान लो ये इसको काट देता है, ऐसे ही कोई किसी को काट देता है, कोई किसी को, और सारा चार्ज, नेट चार्ज किस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता। इसलिए जो वायर हमारे पास आसपास रखे होते हैं उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता, जबकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है, फिर भी करंट फ्लो नहीं होता, और वही करंट हमें लगता भी नहीं है फिर, ठीक है। अब बैटरी में, अब मैं जैसे सर्किट को इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो, अब इस सर्किट में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये मैंने सर्किट को कर दिया क्लोज। अब जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज करूंगा तो यहाँ पे बहुत ध्यान समझना, जैसे ही सर्किट को क्लोज करते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब सर्किट कंप्लीट होते ही जो हमारी बैटरी है वो एक ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। किस तरफ होती है? ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ना कई तरीके से समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अगर मान लो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। बैटरी को इस तरह से समझो, ये पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है, ये नेगेटिव चार्ज टर्मिनल है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज रखता हूँ, वो किस तरफ भगेगा? नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ? सीधी बात है, ये गलत है, इस तरफ भगेगा। तो इसको ये समझो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जिसमें मतलब बताया था ना पहले चैप्टर में कि हम कोई चार्ज रखते हैं तो उसके पास एक रीजन बन जाता है जिसमें अगर हम दूसरा चार्ज लाएंगे तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इलेक्ट्रॉन होगा तो ये किस तरफ भागेगा? पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो जब भी हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, कोई नहीं। अब जब भी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, क्योंकि वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपल करता है, पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचता है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगने लगी, वो है ये। तो सारे के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से दूर और पॉजिटिव की तरफ बहने लगे, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बहे तो इनके ऊपर जो चार्ज है वो भी क्या करा? फ्लो करा। अब वो जो चार्ज फ्लो करा उसकी वजह से हुआ करंट प्रोड्यूस, और बाय कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन हम ये मानते हैं, या कह लो यही होता है, ठीक है, कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं, ठीक है, जो फ्लो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, करंट इस तरफ जाएगा। करंट अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर इसको अलग देखते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएगा तो करंट इस तरफ जाएगा, तो करंट इस तरफ जाएगा। यानी कि जो हमारा करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है और पॉजिटिव चार्ज के सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। बाय कन्वेंशन हम ये मानते हैं। तो इसमें हमने ये समझा कि करंट सर्किट में आखिर फ्लो कैसे कर रहा है। तो सर्किट में करंट फ्लो होने का क्या कारण है? बैटरी। अभी बैटरी कैसे फ्लो करा रही है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ऐसे समझो कि ये एक हाई टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि हाई वोल्टेज, नेगेटिव टर्मिनल यानी कि नो वोल्टेज। ऐसा समझो जैसे पानी का बहाव होता है, एक नीचे पॉइंट होता है, एक ऊपर होता है, तो पानी ऊपर से नीचे आता है हमेशा। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस, एक टर्मिनल जो हाई पोटेंशियल पे, एक टर्मिनल जो लो पोटेंशियल पे है, ठीक है, जब उसको हम कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो जो लो हाई पोटेंशियल पे है वो भी लो पोटेंशियल मतलब इसके जैसा होना चाहेगा, मतलब जैसे हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इसी तरह से अब ये हाई को हमें लो बनाना है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो इधर का पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो करा दो, लेकिन हमने माना क्या, ऐसा ही होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो उल्टा क्या होता है, नेगेटिव से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ बहते हैं, और वो तब तक बहेंगे जब तक दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाएगा। मतलब इसका नेगेटिव कम होता जा रहा है और इस पे नेगेटिव आता जा रहा है, समझो।
तो इसका जितना नेगेटिव कम होता जा रहा है, इसका नेगेटिव उतना बढ़ता जा रहा है। तो इसका पॉजिटिव वाला चार्ज जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम। और जब तक ये प्रक्रिया होती रहेगी, जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाएंगे। और ये जो सेम पोटेंशियल पे बनाने की बात है, अगर मान लो इसको और क्या समझ सकते हो, तुम स्लाइड पे जब कभी चढ़े हो तो पहले तुम ऊपर जाते हो, ठीक है, फिर जब ऊपर से अपने आप को छोड़ते हो तो नीचे की तरफ गिरते हो, जब तक कुछ पकड़ के नहीं रखोगे। तो इसी तरह से ऐसा समझो, जैसे ही हम वायर कनेक्ट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लाइन लगती है जो उसको हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको वापस से अपनी एनर्जी को कम करना है, ठीक है। अब इसको यार और कैसे समझ सकते हैं इसको, और ही अगर तुम्हें समझना है तो ऐसा समझो कि ये जैसे सेल है, ठीक है। अगर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था ये बना कैसे होगा, इसको समझो। अगर मैं इस पेज से, मान लो अभी ये न्यूट्रल है दोनों टर्मिनल, मैं इस वाले टर्मिनल पर से इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे ले जाके छोड़ दूँ तो क्या होगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। फिर इलेक्ट्रॉन को ले जाके और छोड़ दूं, और इलेक्ट्रॉन को ले जाके इधर छोड़ दूं, और तो इनके बीच में क्या, एक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या क्रिएट होने लगेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होने लगेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को वहां पे ले जाने के मुझे कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा, और जितना वर्क मैं करता जा रहा हूँ उतना ही इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा। क्योंकि देखो, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके गया तो मान लो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन जब मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को करना तो फिर भी पड़ा, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे जो है, जैसे इसको दूर करूंगा ना, ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होता है, तो जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रॉन को दूर करूंगा तो मुझ पे वो क्या करेगा, अट्रैक्शन लगाएगा, उस अट्रैक्शन को तोड़ के मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, फिर और चार्ज लेके आ रहा हूँ, और चार्ज लेके आ रहा हूँ, और चार्ज लेके आ रहा हूँ, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब जब मैं इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूंगा तो फिर क्या होगा, फिर वो वायर वापस से वहीं भगेगा, वहीं भगेगा, वहीं भगेगा। जैसे स्प्रिंग को हम दबा रहे वर्क कर रहे हैं, किसी स्प्रिंग को हम दबा रहे वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, अब जैसे ही छोड़ेंगे वो वापस भगेगी। सेम इस तरह से बैटरी काम कर रही है, सेम, ठीक है। तो हम पहले इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भरते हैं, ठीक है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस वापस से ये जीरो पे होना चाह रहा है, और हमें करंट फ्लो करा के देता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर देता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक तुम्हें अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है कि ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ से पहले हम एक चीज और जान लें जो हमारी अभी आ चुकी थी, रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस क्या था। देखो, जब तुमने देखा, मैंने वायर में एक चीज बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है और उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जब फ्लो करते हैं तो इसके सामने देखो क्या है, इसके सामने देखो क्या है, इसके सामने देखो क्या है, ये इसके सामने देखो क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या ऐसे कलो रास्ते में अड़ जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन बार बार कोलाइड करते हैं। अब तुम भाग रहे हो और कोई चीज़ तुम्हें खींच रही है, फोर्स लगा रही है, या तुमसे टकरा जा रही है, तो तुम्हारी स्पीड बार बार क्या होगी, कम होगी। और वही स्पीड इलेक्ट्रॉन की जो कम हो जा रही है, इसी को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यही रुकावट, वो यही प्रॉपर्टी होती है। अब ये बताओ, ये तो सब में ही होगी ना, सभी तो एटम से मिलकर बने हैं, और एटम में तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करना चाहेगा किसी वायर में से, तो न्यूक्लियस तो उसको रास्ते में मिलेंगे, और जब रास्ते में मिलेंगे तो उनसे वो हाई लो करके चलेगा, टकरा के चलेगा, और जब टकरा के चलेगा तो वो जितनी ताकत से भाग रहा था वो थोड़ा धीमा हो जाएगा उसके पॉजिटिव चार्ज इन्फ्लुएंस से, और वो थोड़ा धीमा हो गया, और धीमे ही होने को हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। तो रुकावट ऐसे डलती है, रेजिस्टेंस ऐसे डलता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। देखो ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ, हेडिंग हमने डाल ली ओम्स लॉ। आसान शब्दों में ओम्स लॉ बड़ा सिंपल है, ठीक है। ओम्स लॉ बस जो तुमने अभी तक पढ़ा उसी को ये ओम्स लॉ अपनी स्टेटमेंट में कहेगा, ठीक है। ओम्स लॉ ये कहता है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अब इसमें क्या कहा इन्होंने, देखो ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर में करंट फ्लो कराना है, मान लो आई करंट मुझे चाहिए। अब आई करंट देने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या लगानी पड़ेगी, एक बैटरी। मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अभी जो करंट है
आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यहां तक मान लो एक कंडक्टिंग वायर था मेरा, ठीक है, मैं वायर तो पूरा ही है बट इस पे हम इस पे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस वायर पे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतने पार्ट पे, ऐसा समझो। अब इसके दो एंड है, ये एंड ए है एंड बी है, और इसी दो एंड से मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, जितनी बड़ी वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, उतना ज़्यादा इसमें से करंट फ्लो करेगा, सिंपल सी बात है। और इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट है ये अभी समझ में आएगा, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और या फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी होती हैं सब कांस्टेंट पे है, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor is directly proportional to the potential difference, किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, across इट्स एंड। अब जो कंडक्टर है उसके जो एंड्स थे, एंड ए एंड बी, अब उस एंड्स पे जितना ज्यादा मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया उतना ज्यादा मुझे क्या मिला, करंट। ये ओम्स लॉ कहता है। अब इस स्टेटमेंट को अब 2-4 बार पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत सही बात तो है, सही तो कह रहा है, तो मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू आ कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि करंट तब बढ़ेगा जब पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल कम करोगे करंट कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है एक चीज बढ़ाने पर दूसरी चीज बढ़ती है, ठीक है। टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, इसके एंड्स पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया, किसी वायर से करंट फ्लो कराना है तो उसके दोनों एंड्स पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस देना होता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इसी चीज को v को मैं ये लिख सकता हूं। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे, अब 10th क्लास है तो ऐसे ही है, ठीक है। वी कैन राइट दिस, ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है r, तो ये बनता है v इजिकल टू आर आई, वेयर r इज कांस्टेंट, और इसको हम अपने शब्दों में कहते हैं रेजिस्टेंस। तो जो तुम रेजिस्टेंस की अभी हमने बात करी थी कि रुकावट डालता है, उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कोई वायर कितना रेजिस्टेंस डालेगा, ठीक है। तो हमने आज ओम्स लॉ जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब इसके आगे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।